हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मौर्य काल के बाद भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान से देखना होगा। तो चलो देखते हैं। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब जैसे ही मौर्य काल का पतन हुआ, मौर्य काल में तो मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन जैसे ही मौर्य काल का पतन हुआ मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। और ये इसका कारण यह हुआ कि अब मगध छोटे छोटे टुकड़े में बटेगा तो इसकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और जैसे ही मगध की शक्ति कमज़ोर होगी तो विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने के लिए सोचेंगे। तो उनको भी भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा और वो भारत पर आक्रमण कर दिए। तो देखो, मौर्य काल के बाद भारत पर चार विदेशी आक्रमण हुए जो निम्नलिखित थे। अब देखो फ्रेंड्स, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा कहीं कहीं, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो अब चलो देखते हैं, चार विदेशी आक्रमण हुए जो निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समझो कि मौर्य काल के बाद भारत पर कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए देखते हैं। तो सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो हुआ हिंद यूनानियों का हुआ, या फिर हिंद यमन, हिंद यूनानी, आप कुछ भी कह सकते हो। इंडो ग्रीक का सबसे पहला आक्रमण हुआ। उसके बाद हुआ इंडो ग्रीक पहलव का आक्रमण हुआ। और तीसरे नंबर पे हुआ शक का, और चौथे नंबर पे हुआ कुषाण का। इसके लिए एक ट्रिक प्रचलित है, आपने भी कभी कभी सुना होगा, आई से हो जाता है इंडो ग्रीक, पी से हो जाता है, एस से हो जाता है शक, पी से हो जाता है पहलव, और के से हो जाता है कुषाण। 2 नंबर पे शक का हुआ और 3 नंबर पे पहलव का आक्रमण हुआ। आप ऐसे याद रखेंगे कि पहला आक्रमण हुआ हिंदू यूनानी का, दूसरा आक्रमण हुआ शक का, और तीसरा आक्रमण हुआ पहलव का, और चौथा आक्रमण हुआ कुषाण का। इस तरीके से सीक्वेंस में हमको याद रखना है। ISP के ट्रिक से आप सीक्वेंस भी बना लेंगे और नाम भी याद रख लेंगे। तो अब जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था हिंद यमन का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, इंडो ग्रीक के बारे में। तो चलो देखते हैं, इंडो ग्रीक के बारे में समझते हैं। तो देखते हैं इंडो ग्रीक शासक के बारे में। तो देखो, इनका क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत के समीप का विक्टोरिया था, तथा इन्हें विक्टोरियन शासक भी कहते हैं। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासक को विक्टोरियन शासक भी कहते हैं, आपको याद रखना है। अब क्यों कहते हैं तो समझो। ये जो भारत पर आक्रमण करने से पहले इनका जो निवास स्थल था वो था हिंदू कुश पर्वत के समीप विक्टोरिया, इसलिए इन्हें विक्टोरियन शासक भी कहते हैं। ये भारत में 2 चरण में आए थे, यानी कि ये भारत में 2 चरण का मतलब समझो। यहाँ पे 2 चरण का मतलब है, यानी कि एक बार ये हिंदू यूनानी आए और इसका सर्वनाश हो गया, यानी कि एक बार तो ये पूरी तरह से खत्म हो गए, और फिर दूसरी बार आए और फिर दूसरी बार खत्म हुए। ये एक बार में आक्रमण नहीं किए, ये 2 बार में आक्रमण किए। 2 बार, ये कह सकते कि हिंदू यूनानी 2 बार भारत पर आक्रमण किए थे। तो चलो देखते हैं एक एक करके। तो प्रथम चरण के बारे में समझते हैं। डेमेट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांत को जीता और अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी साक्ल को बनाया। यानी कि डेमेट्रियस प्रथम चरण में जो आक्रमण किया वो किया था डेमेट्रियस। कब किया था? तो 183 ईसा पूर्व में। कहाँ किया था? तो भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में जो पंजाब और सिंध का क्षेत्र है वहाँ पर ये आक्रमण किया था। कौन? तो डेमेट्रियस। और वहाँ पर इसको जीत लिया, और वहाँ एक क्षेत्र था साक्ल, उसी साक्ल को अपनी राजधानी बना ली। तो अब आगे देखते हैं। डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। अब डेमेट्रियस ने सिंध और पंजाब के क्षेत्र को जीता और अपनी राजधानी साक्ल को बनाई, और इसने डेमेट्रियस वंश की स्थापना किया। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। शुंग वंश के ये जो राजा थे, अब शुंग वंश कहाँ था और ये कौन थे, तो इसके वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख सकते हो। तो देखो, डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु ये पराजित हो गया। पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, लेकिन डेमेट्रियस ही पराजित होगी। ये तो कॉन्फिडेंस में गया पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करने कि मैं पुष्यमित्र शुंग को हरा दूंगा, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उल्टा वार किया और डेमेट्रियस को ही हरा दिया। तो अब इस वंश का अगला शासक मिंडार बना। अब डेमेट्रियस हार गया और वो मतलब मारा गया इस युद्ध में, लेकिन इस वंश का अगला शासक जो बना वो कौन बना? तो मिंडार बना। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया। मिंडार ने भी सोचा कि मेरे पिताजी नहीं जीत पाए पुष्यमित्र शुंग को, तो क्या होगा, मेरे पिताजी नहीं हराए तो मैं हराऊंगा पुष्यमित्र शुंग को। लेकिन मिंडार ने आक्रमण किया, लेकिन मिंडार भी हार गया। देखते हैं अगले स्लाइड में क्या क्या होता है।
मिंडार भी हारता है। तो मिंडार क्या करता है, हार कर देखते हैं। अब देखो, मिंडार ने तो आक्रमण किया था पुष्यमित्र शुंग पर, लेकिन उसने मिंडार को मारा नहीं था, उसने जिंदा छोड़ दिया था। इस बार मिंडार को उसने जिंदा छोड़ दिया था और मिंडार अब युद्ध हार कर जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले जिसका नाम था नागसेन। नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी किसे, तो मिंडार को, जिससे मिंडार ने बौद्ध धर्म अपना लिया। नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी मिंडार को, जिससे मिंडार ने बौद्ध धर्म अपना लिया। नागसेन एवं मिंडार के वार्तालाप की चर्चा नागसेन के पुस्तक मलिंद पन्हों में है। अब नागसेन और मिंडार कुछ न कुछ बात किए होंगे, तभी तो मिंडार ने बौद्ध धर्म अपनाया होगा। तो अब मिंडार ने कुछ न कुछ प्रश्न पूछा होगा नागसेन ने, या फिर कोई बात की होगी, तभी तो मिंडार ये से संतुष्ट हो पाया बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म इसने अपनाया। तो अब मिंडार और नागसेन ने कुछ बात किए होंगे, और उनके बातचीत की चर्चा किस पुस्तक में लिखी गई है, तो मलिंद पन्हों में लिखी गई है। मिंडार के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। तो ये थे मिंडार के बारे में कुछ जानकारियाँ, आपको इसे याद रखना है। एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैं वहीं का टॉपिक बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब तो हमने हिंदी यूनानी का प्रथम चरण खत्म कर लिया है। अब बात आती है तो द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण के बारे में देखते हैं। तो द्वितीय चरण में यूक्रेटाइडस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना की। द्वितीय चरण में किसने आक्रमण किया, तो यूक्रेटाइडस ने। कहाँ, तो तक्षशिला में। तक्षशिला को जीत लिया और वहाँ पे यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक अंतियाल था। अब यूक्रेटाइडस ने तो स्थापना की, लेकिन ये प्रतापी शासक नहीं बन पाया। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक बन पाया वो बन पाया अंतियाल। अंतियाल ने अपना एक राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवरत के दरबार में मध्य मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। अंतियाल का एक राजदूत था हेलियोडोटस। हेलियोडोटस को अंतियाल ने भेजा भागवरत के दरबार में। भागवरत शुंग वंश के राजा थे। भागवरत के दरबार में भेजा किस कारण से, तो मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए। अंतियाल ने सोचा कि मैं भागवरत से मित्रवत संबंध स्थापित करूंगा, इसलिए उसने हेलियोडोटस को इसके दरबार में भेजा। तो अब आगे देखते हैं। हेलियोडोटस भागवत धर्म से प्रभावित होकर भागवत धर्म अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। अब देखो, हेलियोडोटस तो आया भागवत के दरबार में मंदे मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ये आया तो देखा यहाँ पे भागवत धर्म बहुत प्रचलित है और भागवत धर्म को सभी लोग मानते हैं और भागवत धर्म काफ़ी अच्छा धर्म है। हेलियोडोटस को ऐसा लगा और हेलियोडोटस ने भागवत धर्म से प्रभावित हुआ और भागवत धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। यूक्रेटाइडस वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था, तो हर्मियस था। इस टॉपिक को आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और शक आक्रमण की तरफ देखते हैं, क्योंकि हिंदी यूनानी टॉपिक को तो हमने ख़त्म कर लिया यहीं पे, जो कि यूक्रेटाइडस वंश का अंतिम शासक हर्मियस था। यहाँ पे हमारा हिंदी यूनानी शासक खत्म होते हैं और शक आक्रमण होता है इसी समय भारत पर। तो देखते हैं अब शक आक्रमणकारी के बारे में। अब देखो, शक आक्रमणकारी की तरफ बढ़ने से पहले हिंदी यूनानी का ये एक छोटा टॉपिक है, इसे समझ लेते हैं। हिंदी यूनानी की विशेषताएं, ये टॉपिक एक छूट गया था, तो चलो इसे भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद शक आक्रमणकारी की तरफ बढ़ेंगे। ये यवन से आकर भारत में बस गए थे, अतः इन्हें हिंदी यूनानी कहते हैं। यवन से आकर भारत में बसे थे, इसलिए इसे हिंदी यूनानी कहा जाता है। इन्हें काली मिर्च बहुत पसंद है। हिंद यूनानियों को काली मिर्च बहुत पसंद थी, अतः काली मिर्च को कहा जाता है यमन प्रिय। यमन प्रिय काली मिर्च को कहा जाता है, आपने भी सुना होगा। भारत में पहली बार चित्रयुक्त एवं लेखायुक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया। अब यहाँ पे आप देखो, चित्र भारत में तो सोने के सिक्के बहुत समय पहले से ही चल रही थी, बहुत से समय पहले से सोने के सिक्के चल रही थी, लेकिन चित्रायुक्त और लेखायुक्त उस सिक्के पर चित्र बनाकर और लिख कर सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया, तो हिंदी यूनानियों ने चलाया। इस सिक्के को ड्रम कहा जाता था। यह खरोष्टी भाषा में लिखा जाता है। सिक्कों पर किस लिपि में लिखा जाता था, तो खरोष्टी लिपि या खरोष्टी भाषा में लिखा जाता था। अब आगे देखते हैं। इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गंधार शैली का विकास हुआ और इसी शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी। आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि गंधार शैली का निर्माण किस शासनकाल में हुआ,
तो इंडो ग्रीक शासनकाल में हुआ। आपको यहाँ पे इसको ध्यान देना है कि इंडो ग्रीक शासनकाल में गांधार शैली का निर्माण हुआ, और गांधार शैली में सबसे प्रथम मूर्ति किसकी बनाई गई थी? तो महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी। इसको आपको याद रखना है। अब शक का आक्रमण की तरफ देख लेते हैं। भारत पर दूसरा आक्रमण किसने किया? तो शकों ने आक्रमण किया। मौर्य काल के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण शकों ने किया। तो देखो, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक थे। यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये आक्रमणकारी मध्य एशिया के रहने वाले थे तथा यह बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे ये शक आक्रमणकारी। अब आगे देखते हैं, शकों के बारे में और जानकारी लेते हैं। ये भारत में आकर 5 जगह में बसे थे। ये भारत आकर 5 जगह बसे थे। अब शक आए तो एक शक तो नहीं आएगा, शक आक्रमणकारी एक नहीं आएगा, वो आएंगे हजारों सैकड़ों के तादाद में। लेकिन वो आए तो एक जगह पे नहीं बसे, वो भारत में इधर उधर के क्षेत्र में बस गए। कुछ शक कंधार बस गए, कुछ तक्षशिला मथुरा चले गए, कुछ उज्जैन चले गए और कुछ नासिक चले गए। इस तरीके से 5 क्षेत्रों में आकर ये शक आक्रमणकारी बसे थे। तो इस 5 क्षेत्रों को हमें एक एक करके देखना होगा। 5 क्षेत्रों के शकों के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले शक के बारे में तो देखेंगे नहीं, क्योंकि ये इंडिया से बाहर चला जाता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो हम बेसिकली देखेंगे मथुरा, उज्जैन और नासिक, इन 3 शकों के बारे में पढ़ेंगे। और कंधार, तक्षशिला, इन सभी के बारे में बाद में पढ़ लेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं मथुरा के शक शासक, उज्जैन, नासिक, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो चलो पढ़ते हैं मथुरा, उज्जैन और नासिक के शक वंश के बारे में। तो देखो, मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया। मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया। तथा उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक के द्वारा किया गया। और नासिक में शक वंश की स्थापना भूमक के द्वारा किया गया। मथुरा में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजुल के द्वारा, उज्जैन में चेष्टक के द्वारा और नासिक में भूमक के द्वारा। इन तीनों को आपको याद रखना है कहाँ पर किसने स्थापना किया शक वंश का। मथुरा के शक शासक राजुल को, अब आगे पॉइंट है, मथुरा के शक शासक राजुल को मल्लवा के शासक ने 57। अब मल्लवा का शासक कौन था? ये मल्लवा में तो जो पढ़ेंगे तब हम बताएंगे मल्लवा के शासक ने कैसे इस राजुल को पराजित किया। लेकिन अभी आपको ध्यान देना है कि मथुरा के शक शासक राजुल को मल्लवा के शासक ने 57 ईसा पूर्व में पराजित किया और बदले में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की मल्लवा के शासक ने धारण कर लिया। और इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व में ही विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। तो विक्रम संवत नामक कैलेंडर किसने चलाया? तो मल्लवा के शासक ने चलाया। मल्लवा का शासक कौन था, यह हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अब आगे देखते हैं। नासिक के शक शासक नहपान ने सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया। अब जो ये नासिक का शक शासक था कौन? तो नहपान। नासिक में शक शासक हुआ नहपान एक। उसने सतवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से। नासिक कहाँ है? तो नासिक है गुजरात में, आपको याद रखना है। तो अब आगे देखते हैं। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। उज्जैन में अब एक शासक हुआ रुद्रदामन, वो शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने भी सतवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लुआमी पर आक्रमण किया और वशिष्ठिपुत्र पुल्लुआमी को पराजित कर दिया और सतवाहन वंश का अंत कर दिया। किसने? तो रुद्रदामन ने। तो अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब देखो, शक वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन तो था ही, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। साथ ही एक और पॉइंट को आपको याद रखना है कि शक वंश का ये जो रुद्रदामन है, इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया है। शक वंश का रुद्रदामन ये जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया है। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि गुजरात के सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का राजा, मौर्य वंश की स्थापना करने वाला था। यह मौर्य वंश पर प्रथम शासक भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। तो अब आगे देखते हैं। उज्जैन का अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। उज्जैन का अंतिम शक शासक कौन थे? तो रुद्र सिंह तृतीय थे। तो यहाँ पे हमारा शक आक्रमण खत्म होता है। पहलव या पर्शियन वंश के बारे में देख लेते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है,
इसे समझ लेते हैं। तो मौर्य काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पर्शियन या पहलव थे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलो देखते हैं पहलव या पर्शियन वंश के बारे में। तो देखो ये ईरान, फारस या पर्शिया के थे, जिस कारण इन्हें पर्शियन कहा जाता है। ये पर्शिया के थे जिस कारण इन्हें पर्शियन कहा जाता है, आपको याद रखना है। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया। पुरुषपुर जिसे पेशावर भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? पर्शियन वंश के संस्थापक थे मिथ्रेडेटस। इस वंश के सबसे योग्य शासक गंदोफोर्निस थे। गंदोफोर्निस पर्शियन वंश के सबसे योग्य शासक थे। स्पेस की कमी की वजह से वर्ड थोड़ा छोटा लिख दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इस वंश के सबसे योग्य शासक गंदोफोर्निस थे, जिनका पाकिस्तान से तख्ते बही अभिलेख मिला है। यह खरोष्टी लिपि में है। तख्ते बही अभिलेख किस लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में है। इनके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। सेंट थॉमस भारत आया पुर्तगाल से। ये ईसाई धर्म प्रचारक था। यहाँ पे फैक्ट ये आपको याद रखना है कि ईसाई धर्म प्रचार करने वाला भारत में पहला कोई विदेशी आया था कोई, वो कौन था? तो सेंट थॉमस था। यहाँ पे आपको ये फैक्ट याद रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारत पर आक्रमण करने वाले चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी जो हुए वो हुए कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी हुए, तो इसके बारे में ध्यान से आपको देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले अंतिम शासक कुषाण थे। कुषाण अंतिम शासक थे मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले। ये मध्य एशिया या चीन तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन तुर्किस्तान के निवासी थे। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अंदुरिया नदी से लेकर गंगा के मैदान तक था। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो कुडुल कड़फिसस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। कुडुल कड़फिसस तांबे का सिक्का चलाया, आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। कुडुल कड़फिसस के बाद कुषाण वंश का अगला शासक भीम कड़फिसस बना। अब जो कुडुल कड़फिसस के बाद कुषाण वंश का अगला शासक कौन बना? तो भीम कड़फिसस बना। भीम कड़फिसस कुडुल कड़फिसस का ही पुत्र था। आपको ये पॉइंट भी ये याद रखना है। भीम कड़फिसस इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। भीम कड़फिसस इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भीम कड़फिसस को। भीम कड़फिसस शैव धर्म को मानता था, ये भी आपको याद रखना है। भीम कड़फिसस किस धर्म का मानता था? तो शैव धर्म को। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो कौन था? तो कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। कुषाण वंश का अंतिम सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। शक संवत एक कैलेंडर का नाम है। शक संवत, शक संवत को प्रारंभ किया किसने? तो कनिष्क ने। कब? तो 78 ईस्वी में। आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया। कनिष्क अपनी राजधानी किसको बनाया? तो पेशावर को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिसमें महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते थे, उनका भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष, अश्वघोष वहाँ के एक शिक्षक थे, ये दार्शनिक कह सकते हो, दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेकर गया। अश्वघोष को जबरदस्ती वो नहीं ले गया था, अश्वघोष अपने मर्जी से गए थे। आपको ये भी याद रखना है कि हालांकि वो जबरदस्ती किया था, लेकिन अश्वघोष बाद में मान गए थे। जबरदस्ती अश्वघोष कनिष्क के साथ नहीं ले गए थे। अश्वघोष को भी अपने साथ लेता गया। इस अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राजकवि का दर्जा दिया। इससे आप समझ सकते हो कि उसने अपने अश्वघोष को राजकवि का दर्जा दिया, यानी कि अश्वघोष को वो रिस्पेक्ट करता था, वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया अश्वघोष के साथ। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई। चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुई? तो कनिष्क के समय हुई। उस संगति के अध्यक्ष पद पर वसुमित्र थे। अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो वसुमित्र थे। तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष थे। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गया। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखा में बट गया। कौन कौन से शाखा थी? तो हीनयान थी और महायान थी। आपको इन सभी पॉइंट को याद करते चलना है। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी और एक राजा के लिए जो सरल होगी वही राजा मानेगा।
यदि एक कठोर धर्म राजा मान लेगा तो राज धर्म कैसे चलेगा, अपने राज धर्म तो भूल ही जाएगा, वो धार्मिक देख रेख ज़्यादा करने लगेगा। तो यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, महायान बौद्ध धर्म की सरल शाखा थी, जिसके कारण कनिष्क महायान शाखा को मानता था। इसको आपको याद रखना है। कनिष्क ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। इन्हें सोने की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के अल्ताई पहाड़ियों से होती थी। कनिष्क ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। अब सोने के सिक्के जारी करने के लिए इन्हें सोने की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इन्हें सोने की प्राप्ति कहाँ से होते थे? तो पाकिस्तान में एक हिंदुकुश पर्वत है, उस हिंदुकुश पर्वत के अल्ताई पहाड़ियों से इन्हें सोना की प्राप्ति होती थी, जिसे ये सिक्का बनाते थे। मथुरा में कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला है। कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मथुरा में मिला है, जिसमें कनिष्क को सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। कनिष्क को सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है किस सिक्कों में? तो मथुरा के सिक्कों के ढेर से, जिससे ये पता चलता है, अभी सिक्कों से ये पता चलता है कि कनिष्क सैनिकों के प्रति लगाव रखता था, वो सैनिकों को देख रेख करता था, वो सैनिकों से को अधिक मानता था। कनिष्क के समय उत्तर में बंगाल का ताम्रलिपि बंदरगाह तथा दक्षिण में महाराष्ट्र का सोपारा बंदरगाह प्रमुख थे। कनिष्क के समय का प्रमुख बंदरगाह आपको याद रखना है। कनिष्क के समय पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। नाशपाती की खेती किसके समय प्रारंभ हुई? तो कनिष्क के समय, आपको याद रखना है। और मानसून की खोज भी कनिष्क के समय ही हुई। किसने किया मानसून की खोज? तो आपको याद रखना है, एक नाविक था जिसका नाम था हिमपाल, से उसने मानसून की खोज की। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।